बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब के एक जेल में पुलिस ऑफिसर था, जहां एक अरबी हामला खातून आई, जिस पर उसके शौहर ने इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी बदकार है, इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है। तफ्तीश अभी जारी थी। मुझे उस अरबी हामला खातून पर तरस आया तो मैंने उसे रहने के लिए एक स्पेशल रूम दिया और एक लेडी पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी लगाई कि इसकी डिलीवरी तक इसका ख्याल रखे। जब 9 माह पूरे हुए तो दाई उस हामला अरबी खातून का चेकअप करने आई तो खातून ने कहा, मैं 9 माह का नहीं बल्कि पूरे 13 माह का बच्चा पैदा करती हूँ। जिसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। जब 13 माह पूरे हुए तो उस अरबी हमला खातून ने एक ऐसी चीज का बच्चा पैदा किया जिसे देखकर हमारे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मैंने बीए के इम्तिहानात देकर मुलाजमत ढूंढना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे अब्बू काफी बीमार रहने लगे थे। उनसे काम नहीं होता था। मेरे अब्बू मोटर मैकेनिक थे। उन्होंने सारी जिंदगी इतना ही कमाया था कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था। मैं अब्बू की पहली औलाद था और फिर मेरे बाद 4 बेटियों की जिम्मेदारी थी। अब्बू चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वर्कशॉप पर जाने लगूं, मगर मुझे जाती तौर पर यह काम पसंद नहीं था, क्योंकि इस काम ने मेरे बाप को बहुत थका दिया था, उम्र से जल्दी बूढ़ा कर दिया था। इसीलिए मैं पढ़ता गया और ट्यूशन पढ़ा कर मैंने बीए तक तालीम हासिल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए बहुत पुरुमीद था, ऐसी जॉब जो रातों रात हमारे हालात बदल देती। मगर अकल तो मेरी अब ठिकाने आई थी जब मैंने बड़ी बड़ी डिग्री वालों को जॉब इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हुए देखा था। सबके लबों पर एक ही शिकवा था कि ये मुलाजमतें मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर मिलती हैं। 1 साल में यूं ही धक्के खाता रहा था। मेरा तो इस सिस्टम से दिल ही उचाट हो गया था। एक मोटर मैकेनिक के बेटे की सिफारिश भला कौन करता। खैर फिर यूं हुआ कि अब्बू मेरी तरक्की देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। अब तो मेरी रातों की नींद तक हराम हो गई थी। बेवा माँ और 4 जवान बहनों का साथ था। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। खैर कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतरीन वसीले पैदा करने वाला है। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, हमीद तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्यों अम्मी, खैरियत है? अम्मी कहने लगी, मैंने अपनी मासी के बेटे से तस्करा किया था कि वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा दें, तो वो कहने लगा कि बाजी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। अगर आप में इतना हौसला है कि अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकें तो मैं उसे अपने दोस्त के पास सऊदी अरब भेज दूंगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी। बेटा मैंने उसे हामी भर दी, क्योंकि बाप तो तुम्हारा मनोमट्टी तले जा सोया है। अब अपनी बहनों की शादियां तुम्हें ने तो करनी है। मुझे यकीन है कि सऊदी अरब जाकर तुम अच्छा कमाने लगोगे। मैं अम्मी की बात सुनकर एकदम से पुरजोश हो गया था। मैं बोला, अम्मी अगर मेरा वीजा लग जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अम्मी मुझे ढेरों दुआएं देने लगी थी। फिर अल्लाह के फजल से सब कुछ झटपट हो गया था। मेरा वीजा इतना जल्दी आ गया था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह का नाम मुबारक लेकर मैं मुल्क से बाहर चला गया था। मैं तो समझा था कि सऊदिया जाते ही मेरा काम लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा आजाद वीजा था। यहाँ आकर मुझे काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। मैंने अम्मी को फोन करके हालात से आगाह किया तो अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो मेरे लिए दुआएं करने लगी और बोली, हमीद तुम फिक्र न करो, मैं अपनी मासी के बेटे शकूर से बात करूंगी। मैं जरा मुतमईन हो गया था। अगले ही दिन मुझे भाई शकूर का फोन आ गया था। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी बात अपने दोस्त से की है, वो तुम्हें बहुत अच्छी मुलाजमत दिलवा देगा। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। भाई शकूर का दोस्त एक अच्छा इंसान था। मैं जब से सऊदी आया था उन्हीं के पास रह रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, हमीद आज मैं तुम्हें अपने एक अरबी मालिक के पास लेकर जाऊंगा। मैंने उसके सामने तुम्हारी खूब तारीफ की है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कोई अच्छा सा काम देगा। फिर कहने लगा, तुम जानते हो ना, अरबी लोग उसूलों के बहुत पक्के होते हैं। तुम उनके साथ किसी किस्म की हेरफेर करने की कोशिश मत करना। मैं बोला, भाई साहब आप इस बात की फिक्र ही न करें। अल्लाह का शुक्र है मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। मुझ में ऐसी कोई बुराई नहीं है। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चलो मेरे साथ। हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर बहुत बड़ी इमारत तक जा पहुंचे थे। फिर वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया। वहाँ एक बहुत ही रोब वाला अरबी मर्द मौजूद था। उसकी उम्र लगभग कोई 50-55 बरस होगी, मगर उसने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। उसने शकूर भाई के दोस्त से कहा कि अब आप चले जाएं, मैं इस लड़के को काम भी दे दूंगा और रिहाइश के लिए जगह भी दे दूंगा। सज्जाद भाई उस अरबी का शुक्रिया अदा करके चले गए थे। उनके जाने के बाद वो अरबी मेरा इंटरव्यू लेने लगा था और फिर उसने मेरे दस्तावेजात देखे तो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सरकारी जॉब दे दूंगा। सरकारी मुलाजमत के मुतालिक सुनकर तो मैं बेइंतहा खुश हो गया था। पाकिस्तान में भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे सरकारी मुलाजमत मिल जाए, क्योंकि फिर इंसान को उम्र भर सरकार की जानिब से सहूलतें मिलती रहती हैं। खैर वो अरबी कहने लगा, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ। ये बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हुआ था। मैं बोला, आपका एहसान होगा मुझ पर। वो कहने लगा, पुलिस में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ता है, दौड़ वगैरह के इम्तिहान से भी गुजरना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर दिखाने के काबिल हो, इसीलिए मैं तुम्हें मुश्किल मराहिल से नहीं गुजारूंगा। तुम ये समझो कि कल से तुम्हारी मुलाजमत शुरू है। फिर मेरे अरबी मालिक ने मुझे एक पता दिया और बोले, तुम इस थाने पर पहुंच जाना। फिर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया और एक मुलाजिम से कहा कि हमीद साहब को अच्छे से फ्लैट में रिहाइश दो।
मैं बाहर जाने लगा तो उन्होंने मुझे फिर से आवाज दी और कहने लगे, मैंने तुम्हारी तनख्वाह तो बताई ही नहीं। मैं तुम्हें महीने का 30,000 रियाल दिया करूंगा। इतनी ज्यादा रकम की पेशकश सुनकर तो मेरी बाँछें ही खुल गई थी। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर मुलाजिम मुझे एक फ्लैट में ले गया जहाँ पर और भी बहुत से लड़के ठहरे हुए थे। अलबत्ता सबके कमरे अलग अलग थे। मैंने अम्मी को फोन करके बताया कि सऊदीया में मुझे सरकारी मुलाजमत मिल गई है। अम्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बोला, अम्मी आप मेरी हर तनख्वाह से मेरी बहनों का जहेज बनाती रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनों को किसी चीज की कोई कमी ना हो। अम्मी बेइंतहा खुश थी, मुझे दुआएं देती रही थी। अम्मी का फोन बंद करके मैंने सोचा कि भाई शकूर का शुक्रिया अदा कर दूं। अगर वो मेरी मदद न करते तो मैं आज भी पाकिस्तान में धक्के खा रहा होता। मैंने उन्हें फोन किया और बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जिंदगी सहल बना दी है। अल्लाह आपको ढेरों आसानियां दे। मैंने भाई शकूर को बताया कि मुझे पुलिस की मुलाजमत मिल गई है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने मेरी बात सुनी तो कहने लगे, हमीद सऊदीया में सरकारी मुलाजमत मिलना इतना आसान नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बेहतर यही है कि तुम उस जगह से भाग निकलो और वापस मेरे दोस्त के पास चले जाओ। वो किसी और जगह तुम्हारी मुलाजमत करवा देगा जहाँ तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी ज्यादा नहीं होगी मगर तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा भी नहीं होगा। मैं हंस दिया और बोला, भाई शकूर मैं पुलिस वाला बन गया हूँ, अब वैसे भी मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। भाई शकूर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने ये बहाना बनाकर फोन काट दिया कि मुझे तो आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। फोन बंद करके मैं ये सोचने लगा था कि क्या शकूर भाई मेरी तरक्की से हसद करने लगे हैं। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे इतनी अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। खैर जो भी था, मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हो गया। मुझे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। मुझे थाने पहुंचा दिया गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। खैर ये एक छोटा सा थाना था। मेरा मालिक मुझे उस जेल में मिला था। वो कहने लगा, मुझे सरकार ने शहर की तमाम जेलों की निगरानी की ड्यूटी सौंपी हुई है। मैं बोला, ये जेल इतनी छोटी क्यों है? हमारे मुल्क में तो जेलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा अरबी मालिक मेरी बात सुनकर हंस दिया था और कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में जराइम की शरह बहुत ज्यादा है जबकि हमारे मुल्क में जराइम बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसीलिए हम ज्यादा बड़ी जेलें नहीं बनाते। फिर मेरा मालिक कहने लगा, ये जनाना जेल है, इसमें वो औरतें आती हैं जिन्होंने जराइम किए होते हैं। हमारे यहाँ औरतों से ज्यादा बात करना मायूब समझा जाता है, इसीलिए एक जेलर की हैसियत से तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम हर तरह से इन औरतों पर पूरी पूरी निगरानी करो और अपने मातहत पुलिस वालों को भी इनसे बातचीत करने से मना करते रहो। मैं सारी बात समझ चुका था। मेरा अरबी मालिक मुझे हिदायत देकर वापस लौट गया था। मैं अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। ये जेल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, न ही इसमें बहुत ज्यादा कमरे थे। पुलिस वालों की तादाद भी बस मुनासिब ही थी। फिर मैं जेल के राउंड पर निकल गया तो पता चला कि जेल में गिनती की चंद औरतें ही बंद हैं। मैं इस मुल्क से बहुत मुतासिर था। मैंने सोचा कि यहाँ लोग किस कदर खुशहाल होंगे, तभी तो जुर्म करने की नौबत ही न आती होगी। खैर मेरी मुलाजमत का तीसरा दिन था जब एक अरबी मर्द एक औरत को अपने साथ घसीटते हुए लाया था। वो अरबी जबान में कुछ तेज तेज बोल रहा था, जबकि उसके साथ जो औरत आई थी वो मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी, मगर उसका खौफ मुझे उसकी आंखों से नजर आ रहा था। मैंने एक अरबी पुलिस वाले को बुलाया जो थोड़ी बहुत उर्दू भी जानता था। मैं बोला, इस अरबी मर्द से पता करो कि माजरा क्या है। वो अरबी मर्द बहुत गुस्से में था। मुझे उसकी इक्का दुक्का बातें ही समझ आई थी क्योंकि मुझे अभी तक अरबी जबान पर उबूर हासिल नहीं हुआ था। मेरे मातहत पुलिस वाले ने मुझे टूटी फूटी उर्दू में बताया कि ये मर्द अपनी बीवी पर पर्चा कटवाना चाहता है कि इसकी बीवी ने इसके साथ बेवफाई की है, बल्कि गुनाह किया है। ये किसी और मर्द से हमला हो गई है, इसीलिए वो अपनी बीवी को भी साथ लाया है ताकि इसे जेल में बंद कर दिया जाए। मैंने पुलिस वाले को साइड पर बुलाया कि ऐसी सूरत हाल में तुम्हारे मुल्क का कानून क्या कहता है? क्या औरत को कैद कर लिया जाता है या ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये मियाँ बीवी का निजी मामला है? पुलिस वाला कहने लगा, साहब हमारे मुल्क में ये बहुत घिनौना जुर्म समझा जाता है और इस तरह का जुर्म करने वाली औरत उम्र भर जेल में सड़ती है। मैं बोला, अच्छा फिर इस औरत को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दो। वो औरत रोती रही, हाथ जोड़ जोड़ कर कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ। खैर मैंने उस आदमी को यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और मुजरिम को उसके किए की पूरी पूरी सजा मिलेगी। वो आदमी मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया था। मैं अपने ऑफिस में तन तनहा बैठा रह गया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि मेरे अरबी मालिक ने मुझे मुलाजमत देने से पहले मुझे यहाँ का कानून क्यों नहीं सिखाया। ये बात बहुत अजीब थी कि एक इंसान जिसको कानून की अलिफ बे भी मालूम ना हो उसे कानून नाफिज करने की जॉब दे दी जाए। अब मैं ये सोचने पर मजबूर था कि ये सब मेरी वालदा की दुआओं के नतीजे में हुआ था। बेशक दुआएं तो इंसान की तकदीर बदल दिया करती हैं। मैंने सोच लिया था कि मेरी मुलाजमत बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं अपने आप में बेहतरी लाऊंगा। इस मुल्क का कानून सीखने की भरपूर कोशिश करूंगा। यूं ही 2 दिन गुजर गए थे। नई आने वाली अरबी औरत सारा दिन रोती रहती थी, जबकि मैंने बाकी कैदी औरतों को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। उस औरत की आहें मुझे बेचैन कर दिया करती थी। हमें यूं तो कैदी औरतों से ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि ये नई कैदी औरत तो हामला भी है, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इसीलिए खुदा तरसी में मैं उसके पास चला गया। मैं बोला, क्या बात है, तुम यूं रो क्यों रही हो?
वो कहने लगी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कहा, इसका फैसला बाद में हो जाएगा, इसीलिए अभी रोना धोना बंद कर दो। फिर वो कहने लगी, मेरा इस कमरे में दम घुटता है, मैं हामला हूँ, इसीलिए मेहरबानी फरमाकर मुझे हवादार कमरा दे दें। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। मैंने लेडी पुलिस ऑफिसर से कहा कि इस कैदी औरत को खिड़की वाला कमरा दे दो, ये उम्मीद से है, और इसका पूरा पूरा ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जेल में मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता था, यहाँ ज्यादा काम तो नहीं होता था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर ज्यादातर मोबाइल चलाया करता था। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसी वजह से पीछे पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी अम्मी उठते बैठते मुझे दुआएं देने लगी थी। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि वो मुझसे छोटी बहन सानिया का रिश्ता ढूंढ चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी कर देंगी। अम्मी की बात सुनकर पाकिस्तान जाने के लिए मेरा दिल मचल गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी निगरानी में अपनी बहन की शादी करवाऊं और बाप के फराइज अदा करूं, मगर अम्मी ने मुझे मना कर दिया था। वो कहने लगी कि अभी तुम पाकिस्तान आने का सोचना भी मत, अभी एक बहन की शादी तय हुई है, बाकी बहनों की शादियां भी तुम्ही ने करवानी है। मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरी तमाम बहनों की शादियां हो जाएंगी तो मैं 1 बरस लगाकर खूब सरमाया जमा करूंगा और फिर पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार भी शुरू करूंगा, अपनी शादी भी करूंगा। मेरा मालिक भी वक्तन फवक्तन जेल का चक्कर लगाता रहता था। मैं उससे थोड़ा बहुत कानून सीखने की कोशिश किया करता था, लेकिन वो हमला कैदी अक्सर रोने लगती थी। मैं जब उसके पास जाता तो वो कहती कि हमल की वजह से मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई है, इसीलिए मेरे लिए दाई बुलवा दो। मैं बोला, जेल में दाई बुलवाने की इजाजत नहीं है। वो कहने लगी, खुदा का वास्ता है, मेरी मदद कर दो। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं बेकसूर हूँ और ये बच्चा मेरी बेगुनाही साबित करेगा, इसलिए मैं इसके मामले में बहुत हसास हूँ। इसको कुछ हो गया तो मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं बचेगा, इसलिए तुम अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। मुझे उस पर बहुत तरस आता था, इसीलिए सोचा कि चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैंने उससे पूछा कि दाई कहाँ से बुलाऊं, तो वो कहने लगी, जेल में आने से पहले जो दाई मेरा शौहर बुलाया करता था उसी को बुलाओ, क्योंकि वो बहुत काबिल है। वो मेरी नब्ज पकड़कर मेरा मसला दरियाफ्त कर लिया करती थी। फिर उसने मुझे दाई का पता दिया तो मैंने एक पुलिस वाले को भेजकर उस दाई को बुलवा लिया था। वो अरबी औरत के पास चली गई। आधे घंटे बाद जब वो वापस आई तो कहने लगी, अच्छा हुआ कि आपने मुझे वक्त रहते ही बुलवा लिया। इस लड़की के अंदर बहुत खराबी बन चुकी है, शायद ठीक से खाती पीती नहीं है। अब मुझे इसका ख्याल रखने के लिए अक्सर आना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा है और इसके बच्चे को भी खतरा है। मैंने सर हिला दिया था। मैं बोला, हाँ तुम आ जाया करना। दरअसल बात यह थी कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि ये लड़की अपनी बेगुनाही साबित कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे बहुत बेबसी नजर आती थी। यूं ही महीने गुजरते गए और अब तो उस कैदी औरत का पेट भी फूलने लगा था। मैं ये सोच सोच कर हैरान होता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये औरत अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। क्या ये कोई डीएनए टेस्ट करवाएगी या फिर ये कुछ और सोच कर बैठी है। यूं ही 9 माह गुजर गए थे। मैंने सुबह से ही दाई को पैगाम भेजकर बुलवा लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस औरत को किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, वरना ये रो रो कर पूरा थाना सर पर उठा लेती। मैं उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारे 9 माह पूरे हो चुके हैं, मैंने दाई को बुलवा लिया है, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी डिलीवरी इस थाने में नहीं कर पाओगी तो हम तुम्हें किसी करीबी अस्पताल भी भेज सकते हैं। वो औरत करख्तगी से बोली, नहीं नहीं, अभी दाई की जरूरत नहीं है, मैं 9 माह का बच्चा नहीं जानती, मेरे घर तो 13 माह का बच्चा पैदा होता है। मैं तो उस औरत की बात सुनकर ही चकरा गया था। ये एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। खैर मैंने दाई को वापस भेज दिया। मुझे इल्म था कि बहुत जल्द ही ये औरत मुझे खुद से कहेगी कि दाई को बुलवा दो। मेरा वक्त करीब आ गया है, क्योंकि उस औरत का पेट बहुत बड़ा हो चुका था। लेकिन मैं इंतजार करता रह गया और 1 माह का वक्त गुजर गया था। उस औरत ने अभी तक बच्चा नहीं जना था। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि ये लड़की जो कह रही है, अगर वो सच है तो फिर इसके पीछे हकीकत क्या हो सकती है। दाई भी उस औरत का चेकअप करने के लिए आती रहती थी। एक दिन मैंने उस अरबी दाई को अपने ऑफिस में बुलाया था। अब मैं अरबी सीख चुका था, इसीलिए मुझे उससे बात करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। मैं कहने लगा, इस कैदी खातून का क्या किस्सा है, इसने अभी तक बच्चा क्यों नहीं जना। उस दाई ने इधर उधर देखकर मुझसे बड़ी राजदारी से बात की थी। वो कहने लगी, जेलर साहब, मैंने तो आज तक ऐसा केस अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि इस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने के आसार क्यों नहीं नजर आ रहे। मैं बोला, कहीं इसका बच्चा पेट में ही खत्म तो नहीं हो गया। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस औरत का बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, पेट में हरकत भी करता है। मैं बोला, फिर ये सब क्या है। वो दाई कहने लगी, औरत ने अपने मुंह से कहा है कि वो 13 माह का बच्चा जनती है, तो फिर ऐसा ही होगा जैसा वो कह रही है। मुझे तो मुकर्रर वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, देखें क्या होता है। वो दाई बड़ी तजुर्बाकार लगती थी। मैं बोला, चलो ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो चली गई तो मैं भी इस अजीब व गरीब केस के मुतालिक सोचने लगा था। मैं ये बात सोचकर बहुत महजूज होता था कि मैं अपने बुढ़ापे में लोगों को ये किस्सा सुनाया करूंगा। यूं ही 13 माह गुजर गए थे। वो कैदी औरत सुबह सुबह ही मुझसे कहने लगी, आज दाई को बुलवा दीजिएगा, मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। मैं बोला, ठीक है, मैं बुला देता हूँ। मैं दिल में ये सोच रहा था कि ये औरत तो अपनी बात की पक्की निकली। अब मुझे आगे बहुत तजस्सुस था
कि उसके यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा और फिर वो कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगी। ये केस दिन ब दिन बहुत दिलचस्प होता जा रहा था। दाई को बुलाया गया था, फिर जज का अमल शुरू हो गया था। उस कैदी औरत के कमरे से बहुत दर्दनाक आवाजें आ रही थी। हमने मुकम्मल पर्दे का इंतजाम भी किया हुआ था। ये अमल कई घंटे चलता रहा था। मुझे तो फिक्र होने लगी थी कि कहीं ये औरत मर ही न जाए। और तब कहीं जाकर दाई बाहर निकली थी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। मैं बोला, माहौल बच्चा तो ठीक है ना? दाई बोली, हाँ हाँ दोनों ठीक है, मगर अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहती। मैं बोला, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है? वो कहने लगी, उस कैदी औरत ने जिस चीज को जना है उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी तरफ मत जाना, मुझे तो ये औरत कोई जादूगरनी लगती है। जो भी उसके पास गया वो उसको भी नुकसान पहुंचा देगी। इतना कहकर वो दाई फरार हो गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं एक मर्द था, इसीलिए मुझे इन जादू टोने की बातों पर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं था। मैंने पाकिस्तान में भी अक्सर सुना था कि फलां औरत पर फलां शख्स ने जादू करवा दिया है, जबकि मैं तो इस किस्म की बातों को दकियानूसी ख्याल किया करता था। उस कैदी औरत के कमरे के इर्द गिर्द अभी तक पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दे के पीछे से ही उस औरत को पुकारा था। मैं बोला, अगर तुम्हारी तबीयत अब संभल गई है तो क्या पर्दा हटा दें? उस औरत ने बड़ी दर्दनाक आवाज निकाली थी। वो कहने लगी, आज रात मुझे और मेरे बच्चे को प्राइवेसी चाहिए, खुदारा ये पर्दा पीछे मत करें। सुबह जब मैं अपना बच्चा आप सबके सामने लेकर आऊंगी तो आपको मेरी बेगुनाही पर यकीन आ जाएगा। मैं बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। न जाने मैं उस औरत की तमाम बातें क्यों मान लेता था। खैर, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। मैं अपने मातहत पुलिस वालों को कह गया था कि आज की रात ये पर्दा पीछे मत करना। वो औरत जात है, न जाने किस हालत में होती, क्योंकि दाई ने बताया था कि उसकी जचगी का अमल बहुत पेचीदा था। मैं अपने फ्लैट पर वापस आ गया। इसी दौरान मेरी तीनों बहनों की शादियां हो चुकी थी। अल्लाह के करम से मैं इस काबिल था कि अपनी बहनों को अच्छा खासा जहेज दे सकता था। अम्मी मुझे बता रही थी कि तीनों बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, उनके शौहर बहुत अच्छे हैं, और ये बातें सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो जाया करता था। मैं ये सोचकर ही मुस्कुरा देता था कि जब बरोज़ क़यामत मेरा अब्बू के साथ सामना होगा तो वो मुझे शाबाशी देंगे, क्योंकि मैंने अपने फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभा दिए हैं। मैं रात का खाना खाकर सो गया था। शायद रात के 2 बजे थे जब मेरा मोबाइल बज उठा था। उस वक्त मुझे कोई भी फोन नहीं करता था, इसीलिए मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा कि खुदा खैर करे, न जाने क्या बात होगी। मेरा सारा ध्यान तो पाकिस्तान की तरफ गया था। मैंने जल्दी से मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर थाने का नंबर जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो लड़का कहने लगा, वो कैदी औरत जिसने कल बच्चा जना था वो थाने से फरार हो गई है और अपना बच्चा भी साथ ले गई है। आप जल्दी से थाने पहुंचे। अगर वो औरत हमें न मिली तो ये बात याद रखें कि आपके साथ साथ हम भी मरेंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सुबह से पहले पहले वो औरत हमें मिल गई तो हम बच जाएंगे, नहीं तो फिर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गया था। मैं बोला, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी थाने पहुंचता हूँ। मैं थाने पहुंचा तो सब डरे हुए थे। सब मेरी तरह गरीब मुल्कों से काम की तलाश में आए हुए लड़के थे। कोई फिलिपाइन से आया था तो कोई इंडिया से। मैंने उनको दिलासा दिया और बोला, उस औरत ने आज ही बच्चे को जन्म दिया है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। खैर, मैंने उसके कमरे का जायजा लिया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि उसने बड़ी महारत से खिड़की को दीवार से जुदा किया था और फिर वो फरार हो गई थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि अभी ये खबर आप लोग आला हुकाम से छुपा लें और सब थाने से निकलकर उस औरत की तलाश शुरू कर दें। सब ने मेरी बात से इत्तेफाक किया था। खैर, मैं भी गाड़ी में बैठकर उस औरत को तलाश करने लगा था। वक्त हमारे हाथों से सरकता जा रहा था। फजर का वक्त हो गया था। मैं शदीद बेचैन था कि अब हमारे साथ क्या होगा। खैर, तभी मुझे सड़क के किनारे 2 बूढ़ी औरतें नजर आई थी। वो कमर झुकाकर चलती थी और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे उन पर तरस आ गया कि वो न जाने कौन है और कहाँ जा रही है। सऊदीया में ये रिवाज था कि हर उम्र की औरत पर्दा करती थी। उन दोनों औरतों के चेहरे भी कपड़े में छुपे हुए थे। मैंने गाड़ी उनके सामने रोक दी और कहने लगा, आप कहाँ जा रही हैं? आ जाएं, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूं। उन औरतों ने इनकार कर दिया। जब मैंने इसरार किया तो एक औरत ने आंख उठाकर मुझे देखा था। ये आंखें मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता था। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और पिस्तौल दिखाकर दोनों को गाड़ी में बैठ जाने को कहा था। मैं थाने जाने लगा तो वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैंने गाड़ी एक वीराने में जाकर रोक दी और बोला, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उस औरत ने रोते हुए अपनी गोद से कपड़ा हटाया और मेरे सामने कर दिया और बोली, इसको खोल कर देख लो, इसमें है मेरा बच्चा। मैंने जल्दी से वो कपड़ा खोल कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बोला, ये क्या है? मुझे अपनी सारी हकीकत बताओ। वो लड़की कहने लगी, हम अरबियों में ये रिवाज है कि हम लड़कियों की शादियां बहुत कम उम्र में कर देते हैं। लड़का अमीर होना चाहिए, फिर चाहे वो लड़की के बाप की उम्र का भी हो तो भी कोई एतराज नहीं किया जाता। मेरी शादी भी फकत 16 बरस की उम्र में कर दी गई थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, मगर उसकी उम्र 55 साल के लगभग थी। उसने मेरे बाप को इस शादी के लिए अच्छा मुआवजा दिया था। वो मेरे साथ सिर्फ 3 महीने ही खुश रहा और फिर उसने मेरी छोटी बहन को देख लिया था। वो तो थी भी फकत 14 बरस की। वो मुझसे जान छुड़वाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अगर वो मुझे तलाक देता तो उसकी आधी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल हो जाती।
और तलाक के बगैर वो मेरी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता था। फिर उसने मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया और मुझे इस जेल में लाकर बंद कर दिया। यहाँ मेरी जैसी और भी बहुत सी औरतें बंद हैं, जिनसे मेरे शौहर ने पहले निकाह तो किया था मगर बाद में तलाक दे दी। तुम जानते हो, ये मेरे शौहर की निजी जेल है, ये कोई सरकारी जेल नहीं, और तुम सब उसके मुलाजिम हो, सरकार के नहीं। तुम लोग अगर किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मेरा साहब शौहर तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा और तुम सबको सजाए मौत हो जाएगी। जब मैं थाने आई तो हामला नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर ने सिर्फ अपनी पहली बीवी से औलाद पैदा की है, जबकि हम बाद में ब्याही जाने वाली लड़कियां तो उसके लिए तफरीह का सामान थी। जब मैं जेल आई तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम एक मासूम इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर का पता दिया और कहा कि जाकर ताई को बुला लाओ। वो औरत जो मेरे पास आती थी वो ताई नहीं, मेरी माँ थी। मैं उससे वो सारा सामान मंगवाती थी जिससे मैं ये खिड़की काट कर बाहर निकल सकती। मेरा जो पेट बड़ा हो रहा था वो फकत इसलिए क्योंकि मैं अपने पेट पर औजार बांध कर फिरती थी, और मैंने 13 माह की डिलीवरी का नाटक भी इसीलिए रचाया था क्योंकि खिड़की अभी हमसे कटी नहीं थी। मैं थोड़ा और वक्त उस खिड़की पर सर्व करना चाहती थी। जिस दिन मैंने तुमसे कहा कि मेरी डिलीवरी का वक्त है, उस दिन मैंने और मेरी अम्मी ने मिलकर ये खिड़की काटी थी। वो दर्दनाक चीखें भी मैं जानबूझकर निकाल रही थी ताकि तुम लोगों तक खिड़की काटने की आवाज न पहुंच सके। उस औरत ने मेरे सामने जो कपड़ा किया था उसमें बच्चा नहीं बल्कि औजार थे। मैंने उस लड़की से कहा, तुम अब क्या करोगी? वो कहने लगी, तुम मुझे हकीकी थाने ले चलो, मैं अपने साहब शौहर पर मुकदमा दर्ज करना चाहती हूँ। उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस उससे कहने लगी कि हमें जाए वकुआ पर ले चलो। मैंने अपने साथियों को पहले ही फोन कर दिया था कि वो जेल से फरार हो जाएं। यूं असली पुलिस के हाथ मेरे मालिक के खिलाफ सबूत लग चुके थे। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी था। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि वो कब तक जेल में रहेगा, इसीलिए मैंने उस लड़की को शादी की ऑफर कर दी। वो मान गई और यूं मेरी शादी उस अरबी लड़की से हो गई थी। अदालत ने मेरी बीवी को उसके साहब शौहर से जायदाद भी दिलवा दी थी। मैं अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान आ गया था। यहाँ हमने एक नई जिंदगी शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे हब्से बेजा में कैद औरतों की रिहाई का वसीला बना दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।